नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज विजयदशमी का पावन त्यौहार है। आप सभी स्वजनों को विजयदशमी की अनेक बधाइयाँ। आज का दिन विशेष है भारतीय राजनीति में, या कहें भारत के पूरे, अगर सामरिक दृष्टि से देखें, राजनीतिक दृष्टि से देखें, उस वैश्विक व्यवस्था में उसकी स्थिति को देखें, हर लिहाज से देखें तो मुझे लगता है अगले 1.5 साल भारत के भाग्य के लिए या भारत के भविष्य के लिए बड़े निर्णायक होने वाले हैं। पहले घरेलू मोर्चे की बात करते हैं। घरेलू मोर्चे पर राजनीति में बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। जो घटनाक्रम घटने वाला है, जो इवेंट होने वाले हैं, उन पर नज़र डालें तो आपको भी समझ में आ जाएगा। इसमें कोई जो है विशेषज्ञता की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, बिहार में विधानसभा का चुनाव अगले महीने होने जा रहा है। अब विधानसभा का चुनाव राज्यों में होते रहते हैं। अपना देश ऐसा है कि हर साल चुनाव होते हैं कहीं ना कहीं। बिहार विधानसभा का चुनाव ये नहीं तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। बिहार विधानसभा का चुनाव तय करेगा कि बिहार की राजनीति किस दिशा में चलेगी, उसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर क्या पड़ेगा, ये भी बिहार का चुनाव नतीजा तय करेगा। बिहार का चुनाव नतीजा तय करेगा कि ये जो दो गठबंधन हैं, एक महागठबंधन या इंडिया अलायंस जो आप कह सकें, जो आरजेडी के नेतृत्व में है, और दूसरा एनडीए जो भाजपा के नेतृत्व में है, जिसका नेतृत्व राज्य में जो है वो नीतीश कुमार कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। बल्कि कहें बिहार की राजनीति एक परिवर्तन की कगार पर खड़ी है। नए खिलाड़ी के रूप में प्रशांत किशोर आए हैं। वो कितना कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ये कहना मुश्किल है, लेकिन वो कोशिश बहुत कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं दोनों गठबंधनों का खेल बिगाड़ने की और उसमें से अपना खेल बनाने की, और ऐसा होता नहीं है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो प्रशांत किशोर को लग रहा है कि वो बड़ी छलांग लगाने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बड़े ज़ोर से धड़ाम से नीचे गिरने वाले हैं। लेकिन वो तो असली बात तो नतीजे से ही सामने आएगी। बिहार का चुनाव भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन का भविष्य भी तय करेगा। और बिहार के चुनाव का नतीजा केवल तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य का इशारा नहीं करेगा, उसका फैसला नहीं करेगा। बिहार के विधानसभा चुनाव का नतीजा, उसका वैसे तो सीधा संबंध नहीं है, लेकिन उसका सीधा असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की राजनीति पर। अगर तेजस्वी यादव का सितारा डूबता है तो आप मान कर चलिए कि अखिलेश यादव की राजनीति को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। क्यों कह रहा हूँ? जाति की राजनीति पर दोनों पार्टियां खड़ी हैं। इनके पास सबसे बड़ा मुद्दा, या बल्कि कहें एकमात्र मुद्दा, जाति है। जाति अगर नहीं चलेगी चुनाव में, इनकी राजनीति नहीं चलेगी। तो बिहार तय करेगा कि जाति ही सर्वोपरि होगी या जाति गौड़ हो जाएगी। जाति कहीं जाने वाली नहीं है, लेकिन जाति कभी कभी जो है बैक सीट ले लेती है। ऐसे भी चुनाव देखे हमने, और बहुत सारे उदाहरण हैं, राज्य के स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो ये चुनाव तय करेगा कि जाति बैक सीट लेगी या वो फ्रंट सीट पर, ड्राइवर सीट पर रहेगी। तो अगर बैक सीट लेती है जाति, तो आप समझिए कि अखिलेश यादव की राजनीति के लिए बहुत बड़ा संकट होने वाला है। तो ये चुनाव न केवल तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य, बल्कि अखिलेश यादव का भी राजनीतिक भविष्य तय करेगा। 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। शताब्दी वर्ष का समारोह शुरू हो रहा है। एक ऐसा संगठन जिसने राष्ट्र निर्माण, सेवा और व्यक्ति निर्माण का काम किया, और ये सकारात्मक काम करते हुए लोगों का भरोसा जीता, लोगों का समर्थन पाया और लोगों के बीच में सम्मान पाया, लोगों का विश्वास जीता। देखिए, 2 तरह के काम करने वाले, अलग अलग विचारधारा के लोग या अलग अलग तरीके से काम करने वाले, सकारात्मक और नकारात्मक की बात कर रहा हूँ, करने वालों का क्या होता है, इसका जिक्र एक बार पहले भी कर चुका हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई, विजयदशमी के दिन ही, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी 1925 में हुई। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विलुप्त होने की कगार पर खड़ी है, क्योंकि उन्होंने इस देश के मानस को नहीं समझा, इस देश की भावना को नहीं समझा, इस देश को मन से अपनाया नहीं, इस देश की संस्कृति से हमेशा घृणा करते रहे। और नतीजा क्या है?
उसके बरक्स आप देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसने इस देश की संस्कृति को न केवल अपनाया बल्कि गुलामी की जंजीर से हम निकले तो उस संस्कृति का पुनर्जागरण का भी काम किया, लोगों में एक स्वयं बोध पैदा किया और इस स्वयं बोध ने बहुत कुछ बदला है। पिछले 11 साल में ये जो आप परिवर्तन देख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो परिवर्तन कर पाए हैं, उसकी आधार भूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तैयार की हुई है। उन्होंने ये आधार भूमि तैयार की, वो क्रिकेट की भाषा में कहें तो पिच तैयार की, जिस पर आकर ये दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं और धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये जो शताब्दी वर्ष समारोह है, ये भारत के इतिहास का एक निर्णायक क्षण है कि आप सेवा, राष्ट्र निर्माण, संस्कृति में विश्वास, लोगों का विश्वास जीतकर कहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बता दिया कि सही रास्ते पर चलकर, सेवा के रास्ते पर चलकर, राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण के रास्ते पर चलकर आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि होती है लोगों का विश्वास जीतना। 3 प्रतिबंध झेलने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज जहां खड़ा है, दुनिया का कोई संगठन नहीं है ऐसा। तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है जिसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा होनी चाहिए, जिस पर पूरी दुनिया में रिसर्च होनी चाहिए कि आखिर ये यात्रा, और इस यात्रा में समर्पित स्वयंसेवकों की कई पीढ़ियां जो है उन्होंने बलिदान दिया है, खपी हैं पीढ़ियां, तब वो आज यहाँ तक पहुँचा है। उनके बलिदान के बिना, उनके समर्पण के बिना ये यात्रा यहाँ तक पहुँच नहीं सकती थी। लेकिन अभी ये यात्रा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँची है, बहुत दूर तक जाना है। राष्ट्र निर्माण का काम अभी बहुत कुछ आगे भी करना है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके लिए पूरी तरह से तैयार नजर आता है। अब उसको चलाने वालों के मन में कोई डर नहीं होगा। 3 प्रतिबंध झेलने के बाद जैसे सोना आग में तपकर खरा होकर निकलता है, वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निकला है इन प्रतिबंधों से, इन विरोधों से लड़कर आगे निकलने में। फिर आपको मालूम है कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो उड़ीसा से पूर्वी भारत में बदलाव की एक बयार चली है और उम्मीद की जा रही है कि वो पश्चिम बंगाल तक पहुंचेगी। ममता बनर्जी तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगी अगले साल यानी 2026 में, और 2026 मार्च अप्रैल में विधानसभा के चुनाव हैं। ममता बनर्जी की विदाई का समय आ गया है। कितने बड़े अंतर से हारेंगी, कैसे हारेंगी, वो एक अलग सवाल है। लेकिन अब ममता बनर्जी की यात्रा जिस लक्ष्य तक पहुंचनी थी पहुंच चुकी है। 3 बार मुख्यमंत्री उनको बना चुकी है। अब इससे आगे का रास्ता उनके लिए बंद है और वो उन्होंने अपने कारनामों से, अपनी पार्टी और अपने सरकार के मंत्रियों के कारनामों से बंद कर लिया। ये भले ही आज कहने में लग रहा हो कि ये बड़ी अतिशयोक्ति है और बहुत जो है शेखी बघाड़ने वाली बात है, लेकिन आप मान कर चलिए कि उड़ीसा में जिस तरह से बदलाव हुआ है, चुपचाप पश्चिम बंगाल में भी उसी तरह से बदलाव होने वाला है। इसके आसार दिखाई दे रहे हैं। कोई बहुत बड़ी घटना ऐसी हो जाए कि उथल पुथल हो जाए तो बात दूसरी है, अन्यथा ये स्थिति बनी रही तो ममता बनर्जी की विदाई तय लग रही है। तमिलनाडु की राजनीति तय करेगी 2026 के विधानसभा चुनाव से कि द्रविड़ राजनीति का भविष्य क्या है। द्रविड़ राजनीति करने वाली 2 मुख्य पार्टियां द्रमुक और अन्ना द्रमुक। अन्ना द्रमुक में बिखराव है, कई गुट बन गए हैं। द्रमुक में अंदर अंदर असंतोष है, लोगों की नाराजगी है सरकार से, पार्टी से। यहाँ एक तीसरा खिलाड़ी सुपरस्टार विजय के रूप में आ गया है। अभी उनकी रैली में जो दुर्घटना हुई जिसमें 41 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई, उससे उनको झटका लगा है, लेकिन उनको सबक भी मिला है। अब उसका असर क्या होगा लोगों पर, लोग उसको किस तरह से लेते हैं, उसके लिए वो विजय को जिम्मेदार मानते हैं, राज्य प्रशासन जिम्मेदार मानते हैं, या कोई और कारण मानते हैं। जो भी हो, इसका असर किसी के भी पक्ष में या विरोध में हो, इतना तय है कि तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बड़ा बदलाव होने जा रहा है, इसका मतलब ये तय होगा कि भविष्य में तमिलनाडु की राजनीति द्रविड़ सिद्धांतों या द्रविड़ जो एजेंडा था उस पर चलेगी या नहीं, क्या वो उस रास्ते से हटने को तैयार है।
इसके लक्षण तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई निश्चित रूप से कोई भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना तो तय है कि जो इससे पहले यानी 2021 में या उससे पहले की राजनीति थी तमिलनाडु की, वैसी राजनीति 2026 के बाद नहीं रहेगी। वही स्थिति केरल में है। केरल में दो ही गठबंधन सत्ता में आते जाते रहे हैं। एक यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है। एक एलडीएफ है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका नेतृत्व सीपीएम करती है। सीपीएम सत्ता में है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस विपक्ष में है, सबसे बड़ा विपक्षी दल है। एंटी इनकम्बेंसी का उसे फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन वो फ़ायदा होता हुआ दिख नहीं रहा। भाजपा इन दोनों के बीच में से एक रास्ता अपने लिए बनाना चाहती है, एक तीसरी पार्टी के रूप में, एक तीसरे ध्रुव के रूप में, राजनीतिक ध्रुव के रूप में केरल की राजनीति में उभरना चाहती है। तो भाजपा आगे तो बढ़ेगी, लेकिन कितना बढ़ेगी? क्या वो इस स्थिति में आएगी कि इन दोनों में से कोई गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में न रह जाए? ऐसा अभी तो नहीं लग रहा है। लेकिन केरल की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। यहाँ से किस दिशा में वो घूमेगी ये कहना आज मुश्किल है, लेकिन वो घूमेगी ज़रूर, इतना तो दिखाई दे रहा है। और इसी साल भी नहीं कहना चाहिए, इन्हीं 1-2 महीनों में ज़्यादा उम्मीद ये है कि बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, जिसका लंबे समय से इंतज़ार हो रहा है। इसमें देर क्यों हो रही है ये किसी की समझ के बाहर है। लेकिन जो स्थिति है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है, नहीं खोज पाई है, या खोज पाई है तो उसकी घोषणा नहीं कर पाई। तो ये मानकर सब लोग चल रहे हैं कि बिहार विधानसभा के बाद नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाएगा। कुछ लोगों को जो बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं उनको लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे या चुनाव की घोषणा से पहले भी अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है, जिसकी मुझे उम्मीद अभी फिलहाल तो कम लग रही है। इसके अलावा बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बड़े पैमाने पर परिवर्तन होगा। एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनकी दक्षता बोलने में बहुत ज़्यादा है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इस मंत्रिमंडल में कई डेडवुड इकट्ठा हो गई हैं, जड़ हैं ये, जो न काम करते हैं न करने देते हैं। उनके बाहर जाने का रास्ता तैयार हो रहा है। आपको जो नया मंत्रिमंडल दिखेगा विस्तार के बाद या पुनर्गठन के बाद, वो पूरी तरह से नए रूप में दिखाई देगा, नए स्वरूप में दिखाई देगा। वो भविष्य की भाजपा का संगठन और सरकार दोनों में जो परिवर्तन होंगे वो संकेत देंगे भविष्य की भाजपा का। तो इस लिहाज से राजनीति में बड़े परिवर्तन का समय होगा ये, जो दोनों सरकार और संगठन में बदलाव होगा उससे। और आखिरी बात, विपक्ष की राजनीति को भी ये घटनाएं प्रभावित करेंगी कि विपक्ष की राजनीति की दिशा क्या होगी। राहुल गांधी ने वोट चोरी को और बिहार में जो एसआईआर हो रहा था उसको बड़ा मुद्दा बनाया। वो मुद्दा बिहार में चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, चलेगा भी नहीं। उसके बाद क्या करेंगे? उस मुद्दे को उनके सहयोगी दलों ने छोड़ दिया है और अब तो सुनाई दे रहा है कि उनकी पार्टी के लोगों ने छोड़ दिया है। उनकी पार्टी में जो 3 मुख्यमंत्री हैं उनमें से 2 ये संदेश भिजवा रहे हैं कि राहुल गांधी से कहिए इस मुद्दे को छोड़ें। और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से असंतोष पनप रहा है, अभी हाल ही में क्रिकेट का एशिया कप हुआ, भारत ने 3 बार पाकिस्तान को हराया, फाइनल में मैच जीता, लेकिन ट्रॉफी लेकर मोहसिन नकवी भाग गया, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है, एशियन क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है और पाकिस्तान का गृह मंत्री भी है। वो इस तरह से लेकर भागा जैसे वो ट्रॉफी उसकी निजी जागीर थी। भारतीय टीम ने तय किया कि इससे नहीं लेंगे ट्रॉफी, और नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था कि जिन लोगों ने मैच देखा वो राष्ट्र विरोधी हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भारतीय टीम को जीत की बधाई भी नहीं दी। लेकिन वहीं उनके 2 मुख्यमंत्रियों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, दोनों ने बधाई दी भारतीय क्रिकेट टीम को जीत पर। तो ये राहुल गांधी के निर्देश पर तय हुआ था कि हम बधाई नहीं देंगे, और जिन लोगों ने मैच देखा उनको राष्ट्रद्रोही बताएंगे। इन दोनों बातों से कम इन 2 मुख्यमंत्रियों ने इनकार कर दिया। उसके अलावा बहुत से नेताओं ने किया। तो ये एक तरह से हाई कमान के आदेश की हुक्मदुली कह सकते हैं। तो हाई कमान
का जो रुतबा था, जो धमक थी, वो खत्म हो गया है। अब बस इसमें जो है विद्रोह की चिंगारी भड़काने की ज़रूरत है, जो किसी भी समय हो सकती है। अगर राहुल गांधी ने अपना रास्ता और अपना रवैया नहीं बदला तो कांग्रेस पार्टी में विद्रोह हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं, ज़्यादातर वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है, राहुल गांधी ने नहीं दी। लेकिन राहुल गांधी के रुख की इन लोगों ने परवाह नहीं की। ये कांग्रेस में कोई सामान्य बात नहीं है, ये असाधारण बात है और ये आने वाले घटनाक्रम का संकेत है। तो अगले 1 साल भारत की राजनीति में घरेलू मोर्चे पर बहुत बड़े परिवर्तनों का संकेत दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और अमेरिका के संबंध कैसे होंगे, इसी 1 साल में तय हो जाएगा, बल्कि इस साल के आखिर के बाद से ही तय होने लगेगा। दिसंबर में क्वाड की बैठक है भारत में, ट्रंप उसमें आते हैं कि नहीं, और आते हैं तो क्या बोलते हैं। और उसके अलावा इसी साल के अंत में दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। उनकी यात्रा के बाद किस तरह के समझौते होते हैं, खास तौर से सामरिक समझौते। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की जो प्रतिष्ठा है वो किस तरह से बढ़ती है। भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो हमास और इजराइल के बीच समझौते का, युद्ध विराम का फॉर्मूला है दिया उन्होंने, उसका भारत ने समर्थन किया, प्रधानमंत्री ने समर्थन किया है, दुनिया के बहुत से देशों ने किया है। ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है कि 3-4 दिन में इसके बारे में फैसला कर लें। और एक बात आपको जाते जाते और बता दूं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने में बहुत बड़ी भूमिका होगी भारत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप इंतज़ार कीजिए समय का, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। हो सकता है कि रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के समय इस बारे में अगर फैसला नहीं हो तो इसके स्पष्ट संकेत मिल जाए। अमेरिका पाकिस्तान के चाहे जितना करीब जाए, चाहे जितना उसको लुभाने की कोशिश करे, अमेरिका का काम भारत के बिना नहीं चल सकता। उन्होंने HB1 वीज़ा पर जो उसकी फीस बढ़ाई है, उसके कारण बड़ी संख्या में अमेरिकी कंपनियां आउटसोर्स करने के लिए रीएलोकेट कर रही हैं भारत में, वहाँ से काम कराने के बारे में विचार कर रही हैं और ये प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। और भारत सरकार, बल्कि कहना चाहिए रिजर्व बैंक ने एक नया फैसला किया। कल ही मौद्रिक नीति की घोषणा हुई, उसमें रुपए के इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में फैसला हुआ कि हम नेपाल, श्रीलंका और भूटान के साथ रुपए में कारोबार करें। और ये बढ़ने वाला, ये जो है सार्क देशों तक जाएगा, उसके बाद ब्रिक्स के सदस्य देशों के साथ जाएगा। तो भारतीय करेंसी में व्यापार होने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम जो फॉरेन एक्सचेंज के लिए एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं वो डिपेंडेंस कम हो जाएगी और भारतीय करेंसी की मजबूती बढ़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी धमक बढ़ेगी। तो आप आर्थिक दृष्टि से देखें, सामरिक दृष्टि से देखें, राजनीतिक दृष्टि से देखें, अगले 1 साल देश के लिए बड़े निर्णायक होने वाले हैं। इसमें बड़ी दिशा तय होने वाली है। भारत किस दिशा में जाएगा, और दिशा से ज़्यादा, दिशा तो अब भी दिखती है, दिशा से ज़्यादा मेरा मानना है कि गति क्या होगी आगे बढ़ने की, ये दिखाई देगी। तो ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 12 महीने की बात कर रहा हूँ, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।